हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और वी कुड से बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कि अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसको एग्जाम के अंदर हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट किन चीजों के ऊपर फोकस करती है। दैट थ्योरी हैज बीन गिवन बाय द केन्स। उन्होंने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट दिया है। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है, बट अकॉर्डिंग टू द केन्स के इकोनॉमी के अंदर जो 12th कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक नॉर्मल फीचर नहीं है। इकोनॉमी के अंदर बेरोजगारी पाई जाती है, और बेरोजगारी इस वजह से पाई जाती है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो उसकी कमी होती है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। और ये जो केन्स के व्यूज थे दे आर बेस्ड ऑन द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930। और जैसे कि बहुत सारे डेवलप नेशन अमेरिका, फ्रांस, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनी वेज रेट को रिड्यूस किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉल किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी तरह हम देख सकते हैं कि बेरोजगारी जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है इंटरफेयर करना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर बैलेंस लाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफेक्टिव डिमांड रेफर टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर कर सकते हैं अगर हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करते हैं। और उसी तरह एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारी कंजम्पशन होती है ऑलमोस्ट स्टेबल होती है। तो अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। और उस वक्त डिप्रेशन के दौरान क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता, कि वहां पे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इज वेरी मच नीडेड इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि उस वक्त क्या है कि अगर हमने बेरोजगारी को खत्म करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके आना है, तो गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है इन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। एक तो ये जो है क्योंकि जैसे क्लासिकल थ्योरी जो थी दैट वाज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग पीरियड, तो केन्स का ये मानना है कि लॉन्ग पीरियड के अंदर तो वी ऑल आर डेड। ये जो शॉर्ट रन पीरियड की प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। केन्जियन थ्योरी जो है दैट इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट पीरियड, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है शॉर्ट टर्म के अंदर पाई जाती है, और शॉर्ट टर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसी तरह ही परफेक्ट कंपटीशन कमोडिटी मार्केट, फैक्टर मार्केट के अंदर पाया जाता है, और सब कुछ जो है मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी लेवल ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट है वो फॉरेन ट्रेड के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी तरह ही हमारी एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट भी खर्चा कर सकती है, तो वहां पे हम गवर्नमेंट एज ए स्पेंडर की वो चीजें खरीदते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, या गवर्नमेंट टैक्स लगा के उसको भी हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का जो इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड को, उसको हम इग्नोर करते हैं, दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। उसी तरह ही डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर है। तो जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो लेबर जो है दैट इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमें लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा।
और लेबर को जो है ये भुलेखा होता है, गलतफहमी होती है कि वैल्यू ऑफ द मनी जो है कांस्टेंट है, कि जिस रेशियो के अंदर मनी वेजेस इंक्रीज हुई है उसी रेशियो के अंदर रियल वेजेस इंक्रीज हुई है। रियल वेजेस जो होती है मनी वेजेस डिवाइडेड बाय द प्राइस लेवल, जो कि इक्विवेलेंट टू द परचेजिंग पावर। अगर मेरी इनकम जो है 10,000 है, 10,000 से 20,000 हो गया, तो मेरी परचेजिंग पावर भी जो है, जो रियल वेजेस है वो भी डबल हो जाएगी। तो नो टाइम लाइन, इसके अंदर हम ये भी मानते हैं कि जैसे जो चीज हमने अभी की है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, जिसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स एडजस्ट विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, और इक्विलिब्रियम जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी पॉसिबल है। और उसी तरह सेविंग जो है इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका इनवर्स रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो कम इन्वेस्टमेंट होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो कम इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इंटरेस्ट जो है एक मॉनेटरी फिनोमिना है जो कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है, जो शॉर्ट पीरियड है, जो अल्पकाल है, जहाँ पे टोटल आउटपुट या नेचुरल इनकम जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारी चीजें जैसे कैपिटल है, टेक्निक है, वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई जो है इनकम है या आउटपुट है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम और आउटपुट दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जब हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है कि वो जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो हम केन्जियन थ्योरी को इस चार्ट के माध्यम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो इफेक्टिव डिमांड है इसके का क्या कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है बराबर होनी चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और कंजम्पशन किन चीजों के द्वारा प्रभावित होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द नेशनल इनकम, साइज ऑफ द नेशनल इनकम। उसी तरह जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये भी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, marginal efficiency of capital, that is the expected profitability, and the rate of interest। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड कि उसकी नेट प्रॉफिट क्या है हमारे पास। सप्लाई प्राइस होती है कि आज की डेट के अंदर अगर हमने उस एसेट को लेना है तो क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी। उसी तरह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रभावित होता है सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रांजैक्शन मोटिव जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिकॉशनरी मोटिव जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेकुलेटिव मोटिव जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है दो चीजों के द्वारा प्रभावित होता है, सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है आगे ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव के द्वारा प्रभावित होती है। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट हमें बताती है कि नेशनल इनकम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और इफेक्टिव डिमांड जो है इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। अगर हमें एग्रीगेट सप्लाई को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड सप्लाई शेड्यूल। देखो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है जितना उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो बेच के जो उनको मिलता है एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज नोन एज ए एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो मिनिमम यहाँ पे जो है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जो है कि मिनिमम उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर होनी चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बताता है कि जैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसके अंदर जो है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस वो कितनी रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह ही हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट वो बेच के उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आउटपुट सेल होके हमें इतना पैसा मिलेगा एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल हमें बताता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें इतना जो है एग्रीगेट डिमांड प्राइस रिसीव की है, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट एज ए स्पेंडर और जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसका इम्पैक्ट नहीं स्टडी करते। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि जैसे इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब होता है कि इनकम का कितना हिस्सा हम कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दैट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द इनकम, सी अपॉन वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है कि अगर हमारी इनकम चेंज होती है तो एग्रीगेट कंजम्पशन के अंदर क्या चेंज आती है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। साइज ऑफ नेशनल इनकम जो है, क्योंकि कंजम्पशन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम होगी तो ही कंजम्पशन करेंगे। और इसी तरह अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट उस रेशो के अंदर जो है कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती जिस रेशो के अंदर हमारी जो है इनकम इंक्रीज होती है। क्योंकि जो हमारी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव करते हैं। जो सेव करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। रेफर टू द एक्सपेंडिचर व्हिच लीड्स टू द इंक्रीज इन टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट। कि जब हमारी कैपिटल एसेट के अंदर जो इंक्रीज होती है दैट इज नोन एज ए इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो चीजों को कंपेयर करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है अगर ज्यादा है तो हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। कि जब हमने निवेश करना है तो इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है। अगर हमारी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो हम इन्वेस्ट करते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जब हम एक और यूनिट जो है इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे टोटल प्रॉफिट के अंदर कितना इजाफा होता है, कितनी इंक्रीज होती है। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, कि जो हमारा पर यूनिट ऑफ कैपिटल जो है उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। और उसी तरह सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कि अगर आज की डेट में हमने नई मशीन ऐसे ही खरीदनी हो तो कितनी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। और शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट ही होती है। इफेक्टिव डिमांड को अगर हमने इंक्रीज करना है तो उसके अंदर हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। सॉरी, अगर इफेक्टिव डिमांड के अंदर हमने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमारी कांस्टेंट होती है। एग्रीगेट डिमांड जो है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करती है और उसी तरह इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। कंजम्पशन जो है नेशनल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, और उसी तरह ही हमारी जो कंजम्पशन है ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर के द्वारा भी इन्फ्लुएंस्ड होती है। शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कितनी हमारे अंदर वो होती है कि हमने अपने पास लिक्विडिटी को रखना है। हमें पैसा किस लिए चाहिए, डे टू डे खर्चों के लिए। प्रिकॉशनरी होता है कि कोई इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए। स्पेकुलेटिव होता है कि जब हमें लगता है कि यहाँ पे हम चीज सस्ती लेके फ्यूचर के अंदर हम उसको महंगे दामों में सेल करके पैसा कमा सकते हैं, वो तो स्पेकुलेटिव मोटिव है। ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव जो है हमारे इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेकुलेटिव मोटिव जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हमने बेरोजगारी को खत्म करना है तो हमें इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई हमारी कांस्टेंट होती है तो हमें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करके करना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड के आगे दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और जो कंजम्पशन होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सके। अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि केन्स के मुताबिक जो है अगर हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है
मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से कई गुना वो इंक्रीज होता है। जब हम निवेश करते हैं तो कई गुना इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। तो इफेक्टिव डिमांड के माध्यम से हम जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, एग्रीगेट सप्लाई भी ज़ीरो है, लेकिन उस वक़्त पे क्या होता है कि चाहे हम बेरोज़गार हैं बट स्टिल हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है खर्च करने के लिए। तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड 60 है। तो उसी तरह क्या होगा कि फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है धीरे-धीरे करके बढ़ना शुरू होती है, लेकिन वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जाके क्या होता है कि इकोनॉमी जो है बैलेंस में आ जाती है, संतुलन में आ जाती है, जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट गिरनी शुरू हो जाती है क्योंकि उतनी डिमांड नहीं है जितनी हमारे पास सप्लाई है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जो होती है वहां पे डिटरमिन होती है जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई शुरू के अंदर क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई शुरू के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है फिर उसके बाद जाके जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है ये इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आके एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे बी बिंदु है, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो इसका मतलब है कि हम जो है कि सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे इस बिंदु के अंदर जो है एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपने आप ही क्या होगा कि हमारी जो है ये वाला इक्विलिब्रियम लेवल जो है आना शुरू हो जाएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो है क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर जो है वो 50 लाख लोगों से ज़्यादा को रोज़गार नहीं देगा। तो वहाँ पे हमारा संतुलन जो है वापस जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह हम फुल तो यहाँ पे केस ने बताया कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी जो है संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है तभी पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल एट एन इकोनॉमी इवन विद द अनएम्प्लॉयमेंट जैसे केस में मैंने आपको बताया। तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट संतुलन कहते हैं। अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ता है और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं। शॉर्ट रन के अंदर हमारी जो कंजम्पशन होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के जो है संतुलन प्राप्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगेन यहाँ पे ओ एक्स पे हमने एम्प्लॉयमेंट ली है, वाई एक्सिस पे हमने एक्सपेंडिचर लिया है। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है जो कि इनिशियली बढ़ता है और जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। ये आपने डॉटेड डॉटेड बना लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो ये हमारा जो संतुलन ई बिंदु पे है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद फिर से डिमांड बढ़ती है तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो दिस इज द डिमांड क्योंकि हमारी एग्रीगेट सप्लाई तो कांस्टेंट है। तो ये हमारी जो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की डिमांड है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि y जो है दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक होता है कि जो हमारी जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वो डिपेंड करता है कि वो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कंजम्पशन करते हैं जब हमारी इनकम के अंदर चेंज होती है। और उसी तरह y जो है वो इसके बराबर होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और उसी तरह बी जो है दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई जो है इनकम है और आई ए जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है कि मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता और ये जो कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो इनकम और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी दो कंडीशन है कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। उसी तरह हमारी जो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट है और एक्स एंटी सेविंग है वो बराबर होनी चाहिए। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो एंटरप्रेन्योर जो है डेफिनेट प्लान के मुताबिक सोचता है कि मैंने ये निवेश करना है
एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए प्लान इन्वेस्टमेंट है या इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट है या वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट्स है। एक्स एंटे सेविंग होती है कि जो डिजायर सेविंग होती है, प्लान सेविंग है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी, और ये जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारी 75 है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है 0.75 है। और जो हमारी इनकम चाहे जीरो है तो भी हमारी कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगी होगी, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कह देते हैं, ये 25 है। तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं 25, जब हमारी इनकम का लेवल जीरो है, प्लस 0.75 इंटू जीरो प्लस 75, तो ये 100 आ जाती है। फिर हम इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारी इनकम 175 करोड़ हो जाती है। फिर 175 करोड़ का हम 0.75 स्पेंड करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो 231, तो सो ऑन। इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुरू के अंदर जब हमारी इनकम जीरो है तब भी हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और सेविंग, क्योंकि पास सेविंग को हमने यूज किया है, और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ऑटोनॉमस से कांस्टेंट है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा जो है, जैसे पहले 100 हो गया तो वहां पे कंजम्पशन भी 100 है, तो सेविंग जो है जीरो है। फिर उसके बाद हमारी जैसे इक्वेशन के अंदर हमने 100 का 75 निकाला तो 170, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लेना है। उसका ये हिस्सा कंजम्पशन में है, ये हिस्सा सेविंग में है, और इन्वेस्टमेंट हमारी जो है कांस्टेंट है। तो इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने इनकम लिया है, और यहाँ पे हमने कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ओरिजिन के बाद भी है। तो यहाँ पे ये हमारी आई आई जो है, डेट इज द इन्वेस्टमेंट कर्व, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कि इन्वेस्टमेंट हमारी हर लेवल के अंदर कांस्टेंट है। उसी तरह हम ये देखते हैं कि सेविंग हमारी यहाँ से उसे नीचे वाले हिस्से से शुरू होती है, क्योंकि शुरू में हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, जिसकी वजह से हमारी पास सेविंग जो होती है यूज होती है। इसी वजह से सेविंग हमारी नेगेटिव होती है। यहाँ पे हमारी जो है सेविंग जीरो हो जाती है, उसके बाद इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और एफ पॉइंट पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती है। और उसी तरह ये हमारा कंजम्पशन का कर्व है, ये वाला सीसी। उसी तरह ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को कट करके वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है इस बिंदु पे। और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह हम इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। एसएस जो है सेविंग लाइन है, जो कि ओ से नीचे से शुरू होती है, कि बिगनिंग के अंदर सेविंग नेगेटिव है, उसके बाद सेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि इस बिंदु के अंदर जो एफ पॉइंट है, वहां पे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाती है। सीसी जो कंजम्पशन कर्व है, आई आई जो है इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व है, जो कि एक्स एक्सिस के बराबर है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ई बिंदु पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है बराबर है। उसी तरह एक्स एंटे सेविंग और एक्स इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। तो इस तरह से हम केंद्रीय थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वाई जो है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड के अंदर। इफेक्टिव डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर एंड द डिमांड ऑफ द लेबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सप्लाई ऑफ द लेबर है, दैट इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द मनी वेजेस। जैसे जैसे मनी वेजेस बढ़ती जाएंगी तो लेबर की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। उसी तरह ये है डिमांड फॉर लेबर, दैट इज द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, जैसे रियल वेजेस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर रियल वेजेस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह क्या है कि इक्विलिब्रियम के अंदर ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए, डिमांड फॉर लेबर और डिमांड फॉर सप्लाई, सॉरी, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। और उसी तरह ही मनी मार्केट के अंदर मनी ऑफ सप्लाई और मनी की डिमांड जो है एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। डिमांड जो है, जैसे कि हमारी ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी L1 जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और जो स्पेकुलेटिव है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और उसी तरह इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होती है। इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इनवर्स
रिलेशन है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो कम इन्वेस्टमेंट होगी और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। उसी तरह सेविंग जो है डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम है और अगर हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। और उसी तरह अगर हमने डिमांड फॉर लेबर को इंक्रीज करनी है तो हमें रियल वेजेस को कम करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्राइस लेवल को रेज करना पड़ेगा। तो अगला पार्ट जो है मेन फीचर ऑफ केन्जियन थ्योरी है जो कि हम अगली वीडियो के अंदर